मेरा नाम हुना है। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। जिंदगी कभी आसान नहीं रही। अब्बा के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक मेरे कंधों पर आ गई थीं। मेरी अम्मी फरीहा बीबी बिनाई से महरूम थीं, मगर उनके हाथ अब भी सिलाई मशीन पर चलते रहते। घर के कोने में वो पुरानी मशीन आज भी उनकी मेहनत की गवाह थी। मेरे भाई काशिफ एक हादसे में अपाहिज हो गए थे और चारपाई पर पड़े रहते थे। मैं अक्सर उनके पास बैठकर उनके बालों में हाथ फेरती तो वो मुस्कुरा देते, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छिपा होता था जो सिर्फ माँ और बहन ही समझ सकती हैं। घर में 3 छोटी बहनें थीं। उनके लिए खाना, कपड़े और स्कूल के अखराजात एक न खत्म होने वाला बोझ बन गए थे। उम्मी के हाथों में छाले थे, मगर जबान पर शिकायत नहीं थी। मैं अक्सर रातों को जाग कर सोचती, या अल्लाह, कब तक कोई रास्ता दिखा दे। एक दिन अखबार में एक इश्तिहार नजर से गुजरा। लिखा था, ख्वातीन के लिए दुबई में बाइज्जत नौकरी का मौका, अच्छी तनख्वाह, रहाइश और सहूलियात के साथ। मैं देर तक उस इश्तिहार को देखती रही। दिल कह रहा था कि ये कोई धोखा है, मगर अक्ल ने कहा, कोशिश करने में क्या हरज है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर वहां दिए गए नंबर पर राबिता किया। दूसरी तरफ से एक खुश अखलाक आवाज ने कहा, हमें आपकी तफसीलात चाहिए, बाकी सब हम खुद संभाल लेंगे। मैंने अपनी CV, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात भेज दें। दिल में एक अजब सा खौफ था। सोच रही थी अगर ये सब झूठ हुआ तो, मगर किस्मत जैसे मुझे किसी और रास्ते पर ले जा रही थी। चंद दिन बाद मुझे एक कुरियर मौसूल हुआ। इसमें मेरा वीज़ा, टिकट और मुआहदे के कागजात थे। मैं हैरान रह गई, ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। उम्मी को बताया तो वो घबरा गए। इनकी आवाज कांप रही थी, बेटा, परदेस कोई खेल नहीं होता। जवान लड़की को अकेले भेजना दिल नहीं मानता। मैंने उनके हाथ पकड़े। अम्मी, ये हमारा मौका है। मैं वापस आकर सब कुछ बदल दूंगी। काशिफ का इलाज करवाऊंगी, बहनों को पढ़ाऊंगी। उम्मी खामोश हो गईं। उनकी आंखों से 2 मोटे आंसू बहे। फिर वो उठी और अपने संदूकचे में से एक पुरानी सोने की चीन निकाली। ये उबा की दी हुई निशानी थी। उम्मी ने लरजते हाथों से वो चीन मेरी हथेली पर रखी। ले बेटा, ये मेरी दुआ है, उसे बीच लेना अगर जरूरत पड़े। मैं रो दी। उम्मी ने पहली बार अपने दिल का टुकड़ा परदीस के हवाले किया था। मैंने वादा किया कि कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अगले चंद हफ्तों में तैयारी मुकम्मल थी। इम्मी ने मेरे लिए 2 जोड़े सलाए और छोटी बहनों ने मेरा बैग पैक किया। जब बस स्टैंड पर रवानगी का वक्त आया तो काशिफ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हुना, अगर कभी वापस आ सकी तो आना, नहीं तो अपनी दुआओं में याद रखना। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसा क्यों कहते हो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। लेकिन अंदर से दिल लर्ज रहा था। जहाज की खिड़की से नीचे बादलों का समंदर नजर आ रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये मेरा नया सफर है, शायद किस्मत बदलने वाली है। दुबई पहुंचते ही एयरपोर्ट पर एक खातून मेरा नाम लेकर बोली, हुना, मैं नादिया हूं, मसाज सेंटर की नुमाइंदा, मेरे साथ चलें। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मसाज सेंटर? मगर मैं तो... उसने फौरन बात काट दी। चिंता मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ मेहमानों को खुश रखना है, बस इतना ही। बहुत आसान नौकरी है। मेरे दिल में कुछ चब सा गया। मेहमानों को खुश रखना, ये अल्फाज जैसे मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। रास्ते में नादिया ने बताया कि रहाइश मुफ्त है, खाना कंपनी का और तनख्वाह पाकिस्तानी हिसाब से बहुत ज्यादा। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सेंटर पहुंचकर मुझे एक साफ सुथरा कमरा दिया गया। हर चीज सजी सनूरी थी, मगर फजा में एक अजीब सा बोझ था। जैसे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, मगर आंखों में खामोशी छिपी हुई। रात को मैंने बस्तर पर लेटे लेटे छत को देखा। अम्मी की आवाज गूंज रही थी, बेटा, एहतियात करना, परदीस की जमीन मीठी नहीं होती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने खुद से कहा, हुना, तुम्हारे पीछे एक पूरा घर है, कमजोर नहीं पड़ना। मगर दिल कह रहा था, ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला। सुबह सोच की करने कमरे के पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। मैंने आंखें खोलें तो सामने वही खातून नादिया सा खड़ी थी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में थकन छुपी थी। उठ जाओ हुना, आज तुम्हारा पहला दिन है, तैयार हो जाओ। मैं घबरा कर उठी, मगर मुझे तो बताया गया था
कि मैं क्लाइंट्स के रिकॉर्ड संभालूंगी। नादिया ने हल्का सा कहकहा लगाया। यही तो रिकॉर्ड हैं जो ज़बानी संभालने होते हैं। ज़्यादा सवाल मत करो, बस मुस्कुराहट रखना। मेरे दिल में एक खौफ सा उतर गया। कमरे से बाहर निकली तो लंबा सा हाल नजर आया। नर्म रोशनी, खुशबूदार फदा और दीवारों पर लटकी तस्वीरें, सब कुछ बज़ाहिर पुरतायश था, मगर कुछ तो गलत था। एक उम्र रसीदा अरब आदमी लाउंज में बैठा काफ़ी पी रहा था। नादिया ने मुझे उसके करीब ले जाकर कहा, ये मिस्टर फहद हैं, आज तुम इनकी गेस्ट हो? मैंने हैरत से नादिया की तरफ देखा। गेस्ट? मगर मैं। नादिया ने धीरे से मेरा हाथ दबाया। मुस्कुरा दो, सवाल न करो। मेरे कदम जैसे जमीन से जड़ गए थे। मैं जान गई थी ये वो जगह नहीं जहां मैं ख्वाब लेकर आई थी। रात देर तक मैं कमरे में बंद बैठी रही। दिल में एक तूफान मच रहा था। उम्मी की दुआएं याद आएं, काशिफ का चेहरा, बहनों की हंसी, सब एक एक करके जहन में अभरने लगा। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, मैं यहां से चली जाऊंगी। लेकिन अगली सुबह जब मैंने वापसी की बात की तो नादिया का चेहरा बदल गया। तुम नहीं जा सकते, हना। तुम्हारे वीज़े, पासपोर्ट सब हमारे पास हैं, और अगर भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें गैर कानूनी करार देगी। मेरे कदमों तले जमीन खसक गई। मैंने इल्तजा की, मेरी माँ अंधी है, मेरा भाई बीमार है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, बस वापस जाना चाहती हूँ। नादिया ने एक ठंडी सांस ली। हम सबकी कोई कहानी है, हना। मैं भी कभी तुम्हारी जगह थी, बस वक्त ने बदल दिया। मैंने देखा, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दर्द से पैदा होती है। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कोई भी खुश नहीं है, सब कैद हैं, बस फर्क इतना है कि जंजीरें नजर नहीं आते। चंद दिन गुजर गए। मैंने खुद को छुपाने की कोशिश की, काम से इनकार किया, मगर जल्द ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। किसी ने मुझे धमकाया नहीं, मगर खामोशी इतनी गहरी थी कि वो खुद एक सजा थी। एक शाम नादिया मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक कागज था। हिना, एक खास क्लाइंट आया है, शेख यासिर। इसकी वालदा बीमार हैं। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में है जो उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करे। अगर वो तुम्हें पसंद कर ले तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं हैरान रह गई। क्या वाकई? नादिया ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारे लिए मौका है। वो शरीफ आदमी है, बाकी सब तुम्हारे नसीब पर है। अगले दिन मुझे एक बड़ी गाड़ी में बैठाकर एक शानदार महल नीमा घर ले जाया गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने मेरा बैग चेक किया और अंदर जाने दिया। वहां हर चीज इतनी खूबसूरत थी कि लम्हा भर को यकीन न आया कि ये वही दबी है जहां मैं कैद थी। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग खातून लेटी थीं। उनकी सांसें भारी थीं। एक लंबा बैवगारी शख्स पास खड़ा था। यही शेख यासिर था। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा नाम? हुना, मैंने आहिस्ता कहा। अम्मी को वक्त पर दवा देना, कुरान की तलावत सुनाना और रात इनके पास रहना, बस इतना ही काम है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने मुझे पहली बार इज्जत से बात की थी। मैंने पूरे दिल से खिदमत शुरू कर दी। हबीबा, यासिर की वालदा, एक नेक दिल औरत थी। वो अक्सर मुझसे कहती, बेटी, तुम्हारी आंखों में दर्द है मगर दिल में रोशनी बाकी है, अल्लाह तुम्हें सुकून दे। ये अल्फाज मेरे लिए दुआ बन गए। मैं दिन रात उन्हीं की देखभाल में लगी रहती। यासिर मुझसे कम बात करता, मगर जब भी करता, नरमी से। मैंने पहली बार परदीस में खुद को महफूज महसूस किया। एक रात जब हबीबा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो मैंने रात भर उनके पास कुरान पढ़ा। सुबह जब वो सो गए तो यासिर ने मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहा, तुम सिर्फ एक मुलाजमा नहीं लगती, तुम में कुछ और है, शायद ईमान की खुशबू। मैं खामोश रही। मुझे लगा जैसे किस्मत मुझे किसी नए रास्ते पर ले जा रही है, मगर मैं जानती थी पिछले साए अभी पीछे नहीं छुट्टे। वक्त गुजरता गया। हबीबा की खिदमत करते हुए मुझे दबई आए 2 माह हो चुके थे। अब वो मुझे बेटी कहकर बुलाते और यासिर मुझ पर मुकम्मल भरोसा करने लगा था। मैं रोज सुबह फज्र के बाद कुरान पढ़ती, उनके लिए खिचड़ी बनाती और शाम को उनके पांव दबाती। इस घर में सुकून था, ऐसा सुकून जो बरसों से मेरी जिंदगी से गायब था। एक दिन जब मैं लान में बैठकर चाय पी रही थी, नादिया की कॉल आई। इसका लहजा सख्त था। हना, तुम्हें पता है तुम्हारा माहिदा अभी खत्म नहीं हुआ।
अगर वापस न आए तो कंपनी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने नरमी से कहा, नादिया बाजी, मैं यहाँ एक बीमार औरत की खिदमत कर रही हूँ, अल्लाह के लिए मुझे कुछ मोहलत दे दो। फोन के दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता कहा, काश में तुम्हारी जगह होती है ना, मगर यहाँ सब अपनी अपनी जंजीरों में बंधे हैं। खुदा तुम्हारा हामी हो। फोन बंद हो गया। मैं देर तक सोचती रही, ये दुनिया कितनी अजीब है। कुछ लोग गुनाह के दायरे से निकलना चाहते हैं मगर रास्ते बंद होते हैं। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपना पासपोर्ट वापस हासिल करूंगी। यासिर से बात करने की हिम्मत जमा की। रात के खाने के बाद मैंने आहिस्ता से कहा, सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यासिर ने सिर उठाया। कहो, है ना, मेरा पासपोर्ट कंपनी के पास है, वो लोग मुझे वापस जाने नहीं दे रहे। यासिर ने संजीदगी से मेरी बात सुनी, फिर कहा, फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। इसकी आंखों में खुलूस था। मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो गया। चंद दिन बाद हबीबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने फौरन यासिर को बुलाया। डॉक्टर आए, मगर उन्होंने बताया कि उनका वक्त करीब है। यासिर की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। मैं भी खामोशी से कुरान पढ़ने लगी। हबीबा ने धीरे से मेरी तरफ देखा। बेटी, तुम्हें अल्लाह ने मेरे आखिरी दिनों का सहारा बनाया। वादा करो, तुम कभी गुनाह की तरफ वापस नहीं जाओगी। मेरे होंठ कपकपा गए। मैं वादा करती हूँ अम्मा। ये कहते हुए मेरे आंसू रख नहीं पा रहे थे। चंद दिन बाद वो इस दुनिया से चली गईं। पूरे घर में खामोशी फैल गई। यासिर टूट गया था, मगर उसने अपने गम को जब्त में रखा। तदफीन के बाद वो मेरे पास आया और बोला, मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी समझती थी। मैं चाहता हूं तुम वापस जाओ अपनी माँ के पास, लेकिन याद रखना, तुम अब वो हीना नहीं हो जो यहाँ आई थी। तुम पाक नियत हो, तुम में रोशनी है। मैं रोने लगी। मुझे नहीं मालूम मेरा इंजाम क्या है, मगर मैंने तौबा कर ली है। अब मेरी राह सिर्फ अल्लाह की तरफ है। यासिर ने मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया। ये तुम्हारी आज़ादी है, जाओ अपनी दुनिया बनाओ। अगले दिन मैंने वही पुरानी सोने की चीन निकाली जो अम्मी ने रुखसत के वक्त दी थी। मैंने उसे हाथ में पकड़कर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने मुझे जिल्लत से इज्जत तक पहुंचाया। अब मैं तेरा शुक्र अदा किए बगैर नहीं रहूंगी। मैंने नादिया को एक पैगाम भेजा, तुम भी बदल सकती हो, बस एक कदम रोशनी की तरफ बढ़ाओ, अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है। ये वो जमाना था जब जहांगीर मुल्क की वसिया वारिस हवेली में फरहाद अपनी दयानतदारी और गैर मामूली सलाहियतों की बदौलत सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि घर का एक काबिल एतमाद सितून बन चुका था। जहांगीर मुल्क जो अब स्टाउन बर्स की उम्र को पहुंच चुके थे, अपने कारोबारी मामलात में उस कदर उलझे रहते थे कि वो हवेली की पुरस्कून फजा और अपनी खूबसूरत 36 साला अहलिया जलीखा बेगम की वालहाना शख्सियत को यकसर नजरअंदाज कर चुके थे। जलीखा बेगम, जिनके हिस्न की तमाजत आज भी निगाहों को खैरा कर देती थी, अपने शोहर की गैर हाजिरी और सर्द मेहरी के बास एक ऐसी बेनाम वीरानी का शिकार थीं जो उनके कीमती लिबासों और जवाहरात मैं भी छिपाई नहीं जा सकती थी। जहांगीर मुल्क की पहली जोजा से एक बेटा था जो मुल्क से बाहर अपनी अहलिया नगीना बानो के हमराह मुकीम था। अलबत्ता नगीना बानो अपने ससुराल में ही क़याम पजीर थी, क्योंकि उनके शोहर का बीरून मुल्क क़याम तवील होता जा रहा था। नगीना बानो, जो जलीखा बेगम से उम्र में कुछ छोटी थीं और जिन्हें फरहाद सबके एहतराम में भाभी कहता था, वो भी उसी कशमकश और तन्हाई के सहरा में भटक रही थी। मगर जलीखा बेगम और फरहाद के दरमियान मोहब्बत, तड़प और चाहत का ये भीद अभी पूरी तरह खुलना बाकी था और हवेली के दरो दीवार पर छाई ये खामोशी अंदर ही अंदर एक तूफान की कहानी बुन रही थी। एक दोपहर जब हवेली का माहौल कैलुले की सुस्ती में डूबा हवा था और जहांगीर मुल्क कारोबारी दौरे पर शहर से बाहर थे, फरहाद अपने छोटे से मुलाजिम खाने में तन्हाई के इज्तिहाम से नबरद आजमा था। उसने अपने कमरे का दरवाजा नीमवा छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद को घर का फर्द समझता था और किसी की आमद का गुमान भी नहीं था। इस लम्हे में वो फितरी आसुदगी की तलाश में था जो हर जवान रूह की जरूरत होती है। मगर ये क्या? जलीखा बेगम खामोशी से दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उसके अमल को देखकर वो एक दम से ठिठक गया। फरहाद के चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत के हजारों रंग बिखर गए। वो जल्दी से खुद को संभालने लगा, मगर जलीखा बेगम के चेहरे पर हैरत या नापसंदीदगी
का कोई शायबा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझदार मुस्कुराहट थी जो किसी भेद को आश्कार कर रही थी। उनकी निगाहों में सरजनिश के बजाय एक इल्तजा थी, एक प्यास थी जो फरहाद के दिल की धड़कनों को बेकाबू कर गई। फरहाद ने कुछ हिम्मत करके धीमे लहजे में कहा, बेगम साहबा, मैं खुद को तसल्ली दे रहा था तो ज़लीखा बेगम ने एक गहरी आह भरी और कहा, फरहाद, ये तो तुम अपनी जवानी और ताकत को रायगा कर रहे हो। क्या मैं उससे बेहतर कोई इंतजाम नहीं कर सकती? क्या तुम अपनी इस तवानाई को किसी ऐसे रिश्ते पर सिर्फ नहीं कर सकते जो उसका हकदार हो? उनके जुमले में बेबसी और एक टूटे हुए दिल का करब था। फरहाद के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल गुजरा कि ये वो रास्ता है जिस पर चलने की उसने कभी जरात भी नहीं की थी, मगर ये रास्ता खुद बेगम साहबा इसके लिए खोल रही थी। और यूं फरहाद ने अपनी सारी हचकचाहट को दिल में दबाया और एहतराम से कहा, बेगम साहबा, आपका हुक्म मेरे लिए हरफे आखिर है। आप सबके दम से ही तो मेरे घर का चौल्हा जलता है। मैं भला आपको कैसे मना कर सकता हूँ? और सच तो ये था कि ज़लीखा बेगम की ये ख्वाहिश पूरी करना उसके लिए किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं था, क्योंकि वो उनकी खूबसूरती और वक़ार के कैदी हो चुके थे। मगर उन्होंने फौरी तौर पर उस मामले में खामोशी इख्तियार की और वादा किया कि वो सही वक्त और जगह का तयन करके खुद ही बताएंगी। और ये कहकर वो धीमे कदमों से वापस चली गईं और फरहाद एक नए इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ हो गया। अगली सुबह जहांगीर मुल्क ने फरहाद को बुलाकर कहा कि उसे लाहौर में एक अहम कारोबारी मीटिंग के लिए 2 दिन मजीद रखना पड़ेगा और उसे हवेली के तमाम मामलात का ख्याल रखने की हिदायत दी। फरहाद ने हमेशा की तरह इताअत गुजारी का यकीन दिलाया और यहीं से इस रोमानवी और ममनुआ सफर का आगाज हुआ, जिसके अमकान का फरहाद ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसी दोपहर ज़लीखा बेगम ने फरहाद को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। फरहाद ने मोदबाना अंदाज में पूछा कि हमें किस तरफ जाना है, तो ज़लीखा बेगम ने प्रासरार मुस्कुराहट के साथ कहा कि फुस्का कॉलोनी की तरफ चलो, जहां जहांगीर मुल्क ने हाल ही में 2 नए फ्लीट्स तामीर करवाए थे। ये एक ऐसी खफिया जगह थी जो हर किस्म के तजस्सुस और सवालात से आज़ाद थी। जब वो वहां पहुंचे तो ज़लीखा बेगम ने गाड़ी साइड पर पार्क करने को कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरे। वो बहुत धीमे लहजे में बोले, फरहाद, तुम भी अंदर आ जाओ, जरा नया फ्लैट देखो कैसा बना है। फरहाद उनके पीछे पीछे एक सेहरज़दा कदमों से चलता हुआ फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कमरे की प्रस्कून और रोशन फजा में दाखिल होते ही ज़लीखा बेगम ने अपनी नजरें उठाकर फरहाद की आंखों में झांका और कहा, अब जबकि ये घर भी हमारा है और वक्त भी हमारा, तो क्या तुम मेरे दिल को कुछ सुकून और इत्मीनान फराहम करोगे? फरहाद ने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर कहा, जी बेगम साहबा, हर तरह से आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और यूं मोहब्बत की ये खफिया कहानी उस नए फ्लैट के पर्दे में शुरू हुई, जहां सिर्फ उनकी खामोश सांसों और दिलों की धड़कनों का शोर था। ज़लीखा बेगम ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि जहांगीर साहिब तो सर्फ रस्मी तौर पर मेरे पास आते हैं और कभी मुझे वो मुकम्मल सुकून नहीं दे पाए जिसकी मेरी रूह को जरूरत थी। उनकी शिकायत में एक गहरा महरूमी का एहसास छिपा हुआ था, जिस पर फरहाद ने पुराएतमाद लहजे में जवाब दिया, बेगम साहबा, आप इत्मीनान रखें, कई ऐसे फराइज होते हैं जो मालिकों के बजाय उनके वफादार नौकरों को सरांजाम देने पड़ते हैं। ज़लीखा बेगम ने एक शोख मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो ठीक है, तो फिर खेल का आगाज करो। और फरहाद ने अपनी तमाम तर्जवानी और मोहब्बत की शिद्दत के साथ इस ममनुआ खेल का आगाज किया। वो इस कदर वल्हाना और सरशार था कि बहुत ही कम वक्त में ज़लीखा बेगम को मुकम्मल इत्मीनान हासिल हुआ। मगर फरहाद अभी अपने जज्बात की वादियों में गुम था, तो बेगम साहबा ने प्यार से कहा, तुम अपना काम जारी रखो, मैंने कब तुम्हें रोका है। फरहाद ने जब तक खुद को मुकम्मल तौर पर फारिग किया, ज़लीखा बेगम भी दोबारा आसुदगी हासिल कर चुकी थीं। उनके चेहरे पर तमानियत और सुकून का एक अनोखा नूर चमक रहा था। फिर उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया और दोनों ने खामोशी से मिलकर खाया। रास्ते में ज़लीखा बेगम ने फरहाद को इशारे में कहा कि वो अनार का रस पीते जाएं ताकि उनमें ताज़ा तवानाई आ सके। लेकिन फरहाद ने अपनी पूरी तौजा ड्राइंग पर मरकूज रखी, क्योंकि ट्रीफ काफ़ी थी और वो किसी किस्म का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। घर पहुंचकर फरहाद ने बेगम साहिबा से थकावट का इजहार किया और कहा कि वो आराम करना चाहता है। तो ज़लीखा बेगम ने कहा कि ज़रूर जाकर सो जाओ। जब फरहाद अपने कमरे में पहुंचकर आराम करने लगा, तो अब उसके जहन में सिर्फ ज़लीखा बेगम का प्रणौर चेहरा और इनकी दबी हुई ख्वाहिशात का अक्स था। इस लम्हे में उसके दिल में एक और ख्याल ने अंगड़ाई ली। उसे नगीना बानो यानी भाभी का ख्याल आया, जो 2 साल से ज़ायद उरसे से अपने शोहर की दूरी और तन्हाई मैं जी रही थी। फरहाद ने दिल ही दिल मैं कहा कि जब ज़लीखा
बेगम की ये हालत है तो नगीना बानो की तन्हाई का आलम क्या होगा। उसे महसूस हुआ कि नगीना बानो को भी इस मोहब्बत और सुकून की जरूरत होगी, मगर वो ये बात खुद उनसे कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि चूंकि जलीखा बेगम और नगीना बानो बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए ये नाजिक बात जलीखा बेगम के तवस्सुत से ही हो सकती है। शाम के वक्त जलीखा बेगम ने फरहाद को फोन किया और कहा कि आज रात का खाना वो उनके साथ खाए। फरहाद बहुत खुश हुआ और फौरन तैयार होकर बिलाई मंजिल पर पहुंच गया जहां नगीना बानो मुकीम थीं। दस्तरख्वान बिछा हुआ था। एक तरफ नगीना बानो बैठी थीं, जो आज गैर मामूली तौर पर सनूर कर बैठी थीं। दरमियान में जलीका बेगम और दूसरी तरफ फरहाद बैठ गया। सबने मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद जब फरहाद रुखसत होने लगा तो जलीखा बेगम ने उसे रोक लिया। फरहाद, अभी रखो, वो बोले। फरहाद रख गया। नगीना बानो कुछ देर बैठने के बाद अपने कमरे में चली गईं और फिर जलीखा बेगम ने कहा, आज यही मोहब्बत का खेल क्यों ना खेला जाए। फरहाद के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत आई, मगर वो फौरन संजीदा हो गया और उसने मोहब्बत और जिम्मेदारी के लहजे में कहा, बेगम साहबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों के साथ एक ही वक्त में अपनी मोहब्बत और तवानाई का इजहार कर सकता हूँ। और जलीखा बेगम ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। यूं 3 लोगों की एक गैर मामूली टीम बनी। सबसे पहले फरहाद ने नगीना बानो की तन्हाई को खत्म करने का बीड़ा उठाया। नगीना बानो जो 2 साल की महरूमी का शिकार थी, इन्हें फरहाद की मोहब्बत और तोजा ने बेअंतहा राहत और सुकून फराहम किया। वो जल्द ही आसुदगी की मंजिल तक पहुंच गए और फिर फरहाद ने जलीखा बेगम की तरफ तोजा दी। जब फरहाद, जलीखा और नगीना अपने जज्बात की गहराइयों में गुम थे और एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे, तो अचानक हवेली की पुरानी तन्हा नौकरानी, जिसका नाम शाहीन था, सफाई के बहाने कमरे के दरवाजे के करीब आई और उन तीनों को एक ऐसी हालत में देख लिया जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। फरहाद, जलीखा और नगीना एकदम सकते में आ गए। इनके चेहरे पर शर्मिंदगी और खौफ का रंग नहीं, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी कि उनकी ये हुसीन और ममनूअ कहानी अब अफशा होने वाली थी। शाहीन की आंखों में तजस्सुस था, मगर उसके चेहरे पर कोई फैसला या गुस्सा नहीं था। वो सिर्फ चुपचाप खड़ी थी और फरहाद के जहन में एकदम हजारों ख्यालात का तूफान अमद आया कि अब उन तीनों के इस खफिया रिश्ते का क्या इंजाम होगा। क्या वो शाहीन को भी अपने उस ममनुआ मोहब्बत के दायरे में शामिल करेंगे या फिर यहीं से उनकी दास्तान का इंजाम हो जाएगा। ये सोच फरहाद के दिलो दिमाग पर बजली बनकर गिरी और उसकी सारी ताकत सल्ब हो गई।